हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। याद रखो फिर से, किस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं? किसका? एक शीट ऑफ चार्ज का। ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, प्लेन है। कैसा? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। और कैसा? इनफाइनाइटली चार्ज्ड है। इनफाइनाइट है मतलब ये ऊपर भी, नीचे भी, इस तरफ भी, उस तरफ भी, थ्रू आउट इनफाइनाइटली एक्सटेंड करता है। तो ऐसे किसी प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होगा? देखो बच्चों, पहले तो ये समझ लो कि ये जो प्लेन शीट होगा, मान लो ये कोई प्लेन शीट है और इसके ऊपर चार्ज है, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज ये सरफेस पर है या ये पूरा शीट ही चार्ज का बना हुआ है। तो इस प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा। और हमको समझना है कि इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। किसी पॉइंट पर, याद रखो, पहले ये डेरिवेशन शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें याद कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्लेन अगर है तो हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में समझना पड़ेगा। आगे वाले एक लेक्चर में मैं समझा चुका हूं इसको। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट्स फॉर्मूला इज क्यू बाय ए, क्यू अपॉन एरिया। दैट मीन्स क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए। व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज ए? एरिया ऑफ द सरफेस। तो ये एक फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, ये काम आने वाला है अपने को। फिर गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है? गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट ए एंड दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखने का। व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। व्हाट इज A? एरिया वेक्टर। चलो इसको समझते हैं हम बच्चों। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, अगर ये मेरा ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है उसके वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में एक तरफ होगा और दूसरी तरफ भी, पीछे की साइड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कौन सी डायरेक्शन में है बच्चों? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही है एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इस तरफ भी वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही है एंड इट इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, जिस तरह से मैंने ये शीट को अरेंज किया है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। देखो मैंने बोर्ड के ऊपर दो डायग्राम्स ड्रॉ करके रखे हैं। ये हमारा प्लेन सरफेस है, शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो मैं एक इमेजिनरी क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर पैरेलल पिपेट इसमें से पास होता है ऐसा इमेजिन करता हूं। मैं सिलेंडर भी इमेजिन कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझकर दोनों डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। मान लो मैं ये सरफेस लेता हूं, तो देखो ये इस तरह का गॉसियन सरफेस लेता हूं, तो क्या होगा बच्चों? इसके कितने सरफेसेस हैं? तो एक सरफेस ऐसे आएगा, अपने को जेड डायरेक्शन में मिलेगा, एक सरफेस ऐसे वाई डायरेक्शन में मिलेगा, ये वाई डायरेक्शन। तो इसका एरिया वेक्टर जो है हमको ऐसा मिलेगा। लेकिन बच्चों याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, area vector is along y axis, angle 90 degrees. So in this direction flux is equal to 0. What about this surface? This is along z axis. Electric field is along x axis. So this angle is also 90 degrees and so ये वाले सरफेस पर भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। लेकिन ये वाला सरफेस जो है यहां पर फ्लक्स 0 नहीं होगा। एरिया वेक्टर भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे है। देखो ये प्लेन शीट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जाएगा और ये सरफेस का एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है।
तो इसका फ्लक्स इस तरफ मिलेगा अपने को फाई इज इक्वल टू ई ए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। यहां पर भी हमको फ्लक्स मिलेगा फाई इज इक्वल टू ई ए। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है और एरिया ये डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया हमारा बच्चों? इसमें भी वैसे ही होगा, लेकिन मैं इस डायग्राम को कंसीडर नहीं करता हूं। तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या हो गया बच्चों? फाई इज इक्वल टू, इस तरफ का फ्लक्स भी ई है, इस तरफ का फ्लक्स भी ई है, तो टोटल फ्लक्स हो गया 2E। लेकिन बाय गॉस लॉ फ्लक्स का फॉर्मूला मैं ई डॉट ए लिख देता हूं, फिर हम जानते हैं कि ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और फिर हम जानते हैं कि थीटा कितना है 0, सो आई कैन राइट 2E। इस तरह से मैं डायरेक्टली 2E लिख सकता हूं। ये सारा डिटेल आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, लेकिन हमारे पास और एक फॉर्मूला है गॉस लॉ से, फ्लक्स का फॉर्मूला है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चों Q क्या है? देखो, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, सो आई कैन राइट सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ऑल्सो द टोटल फ्लक्स, this is also the total flux, so we can equate these two values, and so we have 2EA is equal to sigma A upon epsilon naught. A gets cancelled, so E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is very interesting. हमको इस प्लेन शीट के मामले में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो हमको दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको सिग्मा चाहिए और एप्सिलॉन नॉट चाहिए। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, मींस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिग्मा पर डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। याद करो, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर समझाया था, तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखा था E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला मिला था हमको, और वेक्टर फॉर्म में होगा तो हम इसको एन कैप लिखेंगे, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म में होगा तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। दोनों केस में क्या डिफरेंस है? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता है, यानी हमारा पॉइंट P जो है वो वायर से कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इधर तो हमारे पास आर है ही नहीं, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है मेरे पास, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता है। और हमने पहले ही बता दिया था कि वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट पर तो डिपेंड ही नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स, प्लेन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, एक और बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स होगा, टूवर्ड्स द शीट। इवन इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स। ये छोटी छोटी बातें हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि हमारा शीट कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट नहीं है और एक फाइनाइट शीट है मेरे पास, छोटा सा शीट है, ये पेपर जो है वो फाइनाइट शीट है, अगर ये पेपर फाइनाइट शीट है तो इसका मैं सिर्फ छोटा सा एरिया ले सकता हूं, और अगर मैंने छोटा सा एरिया लिया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कांस्टेंट मिलेगा, वरना किनारी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। फॉर्मूले ये वाला भी और वायर वाला भी दोनों इनफाइनाइट सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर इनफाइनाइट सिचुएशन नहीं होता है तो हम उसका छोटा सा पार्ट लेंगे तब फॉर्मूला अप्लाई होता है। सो दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट. Next we will study about electric field due to a sphere in the next video.